हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में। इसके अंतर्गत हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप हिस्ट्री ऑप्शनल को कैसे आप यूपीएससी के अप्रोच से बेहतर तरीके से कैसे आप पढ़ें। जो भी पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सभी पॉइंट यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने का 6 से 7 सालों का जो खुद का मेरा अनुभव है, जिसमें से कुछ समय दिल्ली में रह के कोचिंग की मदद से तैयारी की थी, आफ्टर दैट सेल्फ स्टडी के माध्यम से उस अनुभव के आधार पर डिस्कस करेंगे। यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे आप हिस्ट्री ऑप्शन को कैसे आप यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ें और जिससे आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज में आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो और इसके माध्यम से आप एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम में भी आप बेहतर कर पाएँ। क्योंकि आपकी तैयारी का मेंस एग्ज़ाम देने से पहले जो आपकी तैयारी का आधार होता है वो आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होता है, वो आपका टेस्ट सीरीज होता है। तो अगर आपको मेंस एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करना है तो आपका परफॉर्मेंस टेस्ट सीरीज और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में अच्छा होना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री के अंतर्गत हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व का इतिहास पढ़ते हैं। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्राचीन भारत के लिए क्या सोर्स पढ़ें और उस सोर्स को कैसे हम यूटिलाइज करें, यूपीएससी के अप्रोच से कैसे पढ़ें। प्राचीन भारत के लिए आपका जो बेसिक सोर्स है वो आप रामशरण शर्मा की बुक प्राचीन भारत, रामशरण शर्मा की बुक एनसीईआरटी की, ओल्ड एनसीईआरटी की बुक, इस बुक को आप पढ़ सकते हैं बेसिक सोर्स के लिए। और एडिशनल फाउंडेशन के लिए आप जो है उपेंद्र सिंह की प्राचीन भारत की बुक ये पढ़ सकते हैं एडिशनल फाउंडेशन के लिए। इस बुक को आप एडिशनल फाउंडेशन के लिए पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस बुक को पढ़ने का तरीका क्या है, क्योंकि जितना ज़रूरी ये जानना है कि कौन सा बुक यूज़ करें, कौन सा बुक पढ़ें, उतना ही ज़रूरी ये भी जानना है कि इसे कैसे यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ें। तो यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, आप बेसिक सोर्स के लिए जैसे आपने एनसीईआरटी यूज़ किया, आपने वहाँ से एक चैप्टर आपने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता। अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से आपने 2 से 3 रीडिंग आपने कर लिया हड़प्पा सभ्यता का। अब आपको कहाँ पे जाना है, स्टैंडर्ड बुक। अब आप उपेंद्र सिंह की स्टैंडर्ड बुक पे जाएंगे, वहाँ से आप हड़प्पा सभ्यता का उस टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे और तब आप उसकी भी 2 से 3 रीडिंग करेंगे। देखिए एनसीईआरटी से पहले आपको बताया जा रहा है, क्योंकि अगर आपको स्टैंडर्ड बुक पे बेहतर पकड़ बनानी है तो आपके एनसीईआरटी पे बेहतर पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तब तक आप स्टैंडर्ड बुक पे आप बेहतर पकड़ नहीं बना पाएंगे। वो स्टैंडर्ड बुक आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी होता है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके केस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी पहले उस टॉपिक को एनसीईआरटी के थ्रू आउट पढ़ लें, आफ्टर डैट आप उसे स्टैंडर्ड बुक में पढ़ें और 2 से 3 रीडिंग करने के बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी उस टॉपिक का सॉल्व करें। इसी अप्रोच से, बेसिक अप्रोच से आपको बढ़ना है। क्या अब आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपने कमी को आइडेंटिफाई कर पाओगे। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपने जो 2 से 3 रीडिंग आपने एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक की थी, वो जो आपका पढ़ने का तरीका था क्या वो सही था या उसमें कुछ कमी है, तो आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप अपनी कमी को जान पाओगे और दोबारा जब उस सोर्स को पढ़ने आप जाओगे तो आपके पढ़ने के तरीके में इंप्रूवमेंट होगा, सुधार आएगा। तो आपका ये जो तरीका है, ये जो प्रोसेस है, इसी प्रक्रिया से जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, ये जो आपका अप्रोच है वो यूपीएससी के अप्रोच से आपकी तैयारी होने लगेगी। स्टार्टिंग में कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट स्टार्टिंग में चीज़ों को यूपीएससी के अप्रोच से नहीं पढ़ पाता है, लेकिन एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया से जैसे जैसे वो टॉपिक को पढ़ता जाता है और साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और सिलेबस की मदद भी लेता है, यानी सिलेबस के थ्रू आउट ही पता करता है क्या उसको पढ़ रहा है और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता है, उसके थ्रू आउट ये सीखता है कि जो पढ़ रहा है उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है और उसको ये सीखने को मिलता है कि किस प्रकार से उस बुक की रीडिंग करें, यानी यूपीएससी के अप्रोच से कैसे पढ़ें ताकि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। यानी आपके बुक के पढ़ने के तरीके में भी इम्प्रूवमेंट आता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का फ़ायदा क्या होता है कि आप बुक के पढ़ने के तरीके को भी सीख पाते हो, साथ साथ आपके अंदर यूपीएससी का अप्रोच भी आता है। आप ये भी जान पाते हो कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है, किस टॉपिक में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये पढ़ने का तरीका होता है। इसी बेसिक अप्रोच से आपको पढ़ना है सभी, चाहे आप मीडियल हिस्ट्री पढ़ेंगे, चाहे आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें, चाहे आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें, विश्व का इतिहास आप पढ़ें, सभी को आपको इसी बेसिक अप्रोच से पढ़ना है। अब हम बात करेंगे कि मध्यकालीन भारत के लिए कौन सा सोर्स यूज़ करें। मध्यकालीन भारत के लिए आपको जो है सतीश चंद्र की 2 पार्ट आती है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। तो सतीश चंद्र की 2 पार्ट होती है, 2 भाग होता है सतीश चंद्र का, पार्ट 1 पार्ट 2। तो आपको उसे यूटिलाइज करना है। मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र की जो 2 पार्ट आती है
मिडिल हिस्ट्री के लिए, वो आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ आप इसे मणिकांत सर की जो क्लास नोट्स होती है आप उससे भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। मिडिल हिस्ट्री के लिए, मध्यकालीन भारत के लिए आपको क्या करना है, सतीश चंद्र की जो 2 पार्ट होता है, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड, और साथ ही साथ आप मणिकांत सर की क्लास नोट्स भी पढ़ सकते हैं। और पढ़ने का जो अप्रोच है, जो पढ़ने का तरीका वो क्या, वही है जो आपको मैंने इससे पहले बताया। जो आपके एंशिएंट हिस्ट्री, जो प्राचीन भारत में जो आपका पढ़ने का तरीका होगा, वही अप्रोच यहाँ पे मध्यकालीन भारत में भी वही अप्रोच अप्लाई होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के लिए हम कौन सा सोर्स यूज करें। तो आधुनिक भारत के इतिहास के लिए आप बेसिक सोर्स के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी सतीश चंद्र की। बेसिक सोर्स के लिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, आधुनिक भारत के लिए बेसिक सोर्स के लिए आपको बिपिन चंद्र की एनसीईआरटी पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, आधुनिक भारत के लिए बेसिक सोर्स के लिए आपको बिपिन चंद्र की एनसीईआरटी पढ़नी है। और एडिशनल फाउंडेशन के लिए आपको प्लासी से विभाजन तक शेखर बंदोपाध्याय की बुक आपको पढ़नी है। प्लासी से विभाजन तक शेखर बंदोपाध्याय की बुक आपको पढ़नी है। तो अगर आपने ये 2 सोर्स यूटिलाइज कर लिया, और एक सोर्स जो कुछ टॉपिक आज़ादी के बाद का जो भारत है, कुछ टॉपिक उसके हैं, उसके लिए आपको बिपिन चंद्र की बुक आती है, वहाँ से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक जो आपके सिलेबस में केवल आप उसकी रीडिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये सोर्स आपने यूटिलाइज किया, तो फिर आपको किसी भी क्लास नोट्स की तरफ टेंड करने की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, तो क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। मैं अगर आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं कोचिंग का और सेल्फ स्टडी का, तो ये कोचिंग, जब हमने कोचिंग की थी, तो कोचिंग करने के बाद 1 साल मेरे हिस्ट्री ऑप्शन में जो कोचिंग में लगभग 1 साल का समय लग गया था। हिस्ट्री ऑप्शन का मेरा जो कोचिंग है वो 1 साल में ही खत्म हुआ था। तो आफ्टर डेट भी फिर जो क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो 50% ही बन पा रहे थे, पूरे अच्छे से नहीं बन पाते थे। 50% ही क्वेश्चन बन पाते थे, टेस्ट सीरीज भी पूरा नहीं बन पाता था, 50% ही बन पाता था। तो ऐसे में फिर हमने जो है, तब क्योंकि मैं कोचिंग कर चुका था, तो फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज जो 50% ही बन पा रहा था, इसलिए फिर हमने सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया। कोचिंग में जो स्टैंडर्ड बुक बताया गया था, जो सोर्स बताया गया था, तो सोर्स को हमने एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना स्टार्ट किया और खुद के 60 नोट्स बनाने शुरू किए, और साथ ही साथ पढ़ता गया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करता गया। तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि जहां मुझसे पहले 50% ही क्वेश्चन बन पाते थे, अब वो 90% क्वेश्चन बनने लगे। और अभी जो 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ, 2022-2021 का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ हिस्ट्री का, उसमें उस क्वेश्चन को भी मैं बेहतर तरीके से सॉल्व कर पा रहा था। तो अब मैं अगर कोचिंग की बात करूं और सेल्फ स्टडी की बात करूं, तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको ये बता सकता हूं कि कोचिंग से करने के बाद मुझसे केवल 50% ही क्वेश्चन बन पा रहे थे, लेकिन सेल्फ स्टडी करने के बाद, आफ्टर सेल्फ स्टडी, वो क्वेश्चन 90% बनने लगे। यानी क्वेश्चंस जो पहले कम समझ में आते थे, वो सभी क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आने लगे, और जो आंसर भी है वो बेहतर तरीके से होने लगे। क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करते हो, खुद से आप पढ़ने का प्रयास करते हो, तो आप उस टॉपिक की गहराई में उतर पाते हो, उसकी डीप में जा पाते हो, और उसे आप पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से आप उसको आपस में कनेक्ट कर पाते हो। तो सेल्फ स्टडी का मेजर फ़ायदा ये होता है। तो सेल्फ स्टडी का फ़ायदा आप देख सकते हैं क्या होता है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस होना चाहिए। हाँ, आप गाइडेंस जो आप ले, इस अप्रोच से लें कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कोई टॉपिक है जहाँ पे आपकी पकड़ नहीं बन पा रही है, तो उस अप्रोच से लें ताकि आप उस टॉपिक को उसके थोड़ा बेहतर पकड़ बना पाएँ, या आपको जहाँ पर दिक्कत थोड़ी समझ में नहीं आ रहा, आप उस चीज़ों को समझ सकें, अपने डाउट को सॉल्व कर सकें। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे विश्व इतिहास की। तो विश्व इतिहास के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जो आपको सोर्स यूज़ करना है, वो सोर्स है आप मणिकांत सर के आप क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स पढ़ सकते हैं। मणिकांत सर के क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स पढ़ सकते हैं। अगर आप मणिकांत सर के क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स नहीं पढ़ रहे तो आप दूसरे सोर्स के रूप में आप जैन और माथुर की बुक को आप पढ़ सकते हैं। जैन और माथुर की बुक को आप पढ़ सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। आप देख सकते हैं ये बुक मोटी होती है, ये बुक बहुत ही मोटी होती है, इसलिए बच्चे इसको पढ़ने से डरते हैं, बट हमने इसको पढ़ा था। मैं अपना एक्सपीरियंस इस विश्व इतिहास को लेकर के मैं अपना अनुभव अगर शेयर करूं, तो जो कोचिंग जो हमने किया था, तो कोचिंग करने के बाद जो वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा मुझसे नहीं बन पा रहे थे, 30% 40% ही बनते थे। बट जब हमने इस बुक को पढ़ा, काफ़ी टाइम भी लग गया था इस बुक को पढ़ने में। इस बुक को पढ़ने में मुझे डेली में 3 घंटे पढ़ता था, डेली में 3 घंटे पढ़ता था, और 3 महीने लग गए थे इस बुक को पढ़ने से, 3 से 4 महीने, तो इतने टाइम इसमें लग गए थे। लेकिन इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ, इसका मेजर फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जहाँ क्वेश्चन कोचिंग करने के बाद जहाँ मुझसे
वर्ल्ड हिस्ट्री में विश्व इतिहास में केवल 30 से 40% क्वेश्चन बनते थे कोचिंग करने के बाद, लेकिन जब मैं सेल्फ स्टडी किया, आफ्टर दैट सेल्फ स्टडी के बाद वो क्वेश्चन 90% बनने लगे। यानी वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी अच्छा भी फील होने लगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी मुझे मज़ा भी आ रहा था, काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था। ये कैसे संभव हुआ? जब मैं सेल्फ स्टडी करना शुरू किया कोचिंग करने के बाद, तो आप देख रहे हैं कि हर एक केस में आपको दिख रहा होगा कि जो मैं चीज़ें 90% तक ले जा पा रहा हूँ, किसके थ्रू आउट ले जा पा रहा हूँ? सेल्फ स्टडी के थ्रू आउट ले जा पा रहा हूँ। यानी कोचिंग के थ्रू आउट में 40 से 45% के बीच में उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। वही जब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ उस स्टैंड बुक का एनसीईआरटी का, तो मैं वो 40 से 45% और कितने परसेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है? 90% में कन्वर्ट हो जा रहा है। और इसके माध्यम से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज में एक बेहतर प्रदर्शन भी कर पा रहा था। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप कोचिंग कोई कर रहे हैं तो कोचिंग के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी करना भी आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। अगर आप इस अप्रोच से, जिस अप्रोच से आपको बताया गया है, अगर आप इस अप्रोच से आप पढ़ते हैं, क्योंकि किस अप्रोच, देखिए हमने आपको पहले बता दिया कि जितना ज़रूरी ये जानना है कि कौन सा सोर्स पढ़ें, उतना ज़रूरी ये भी जानना है कि सोर्स को कैसे यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ें और कैसे पढ़ें। उसको हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि क्या है कि आप एनसीईआरटी से एक टॉपिक सेलेक्ट करें, उसके बाद उस टॉपिक को स्टैंडर्ड बुक में पढ़ें। आप आफ्टर डेट 2 से 3 रीडिंग करने के बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि दोबारा जब उस बुक की रीडिंग करने आप जाओगे तो आपके पढ़ने के तरीके में इंप्रूवमेंट आएगा, सुधार आएगा। साथ ही साथ आप उस टॉपिक को उस अप्रोच से पढ़ने का प्रयास करोगे जिस अप्रोच से क्वेश्चन पूछता है। आपका माइंड क्लिक करेगा कि अच्छा ये इस टॉपिक को हम इस अप्रोच से पढ़ें, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपके पढ़ने के तरीके में इंप्रूवमेंट होगा। साथ ही साथ जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछने का जो अप्रोच होता है, उस अप्रोच को भी आप सीख पाओगे, पकड़ पाओगे, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।